दोस्तों, आपको इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में कि निम्नलिखित न्यू बोल्टों का चित्र बनाइए। इनमें से एक बोल्ट आ सकता है बनाने के लिए या दो बोल्ट के चित्र बनाने के लिए आ सकते हैं। तो आज हम रैक बोल्ट बनाएंगे। रैक बोल्ट का फिगर हम देखेंगे, रैक बोल्ट कैसा होता है। तो लगभग चारों बोल्ट बनते एक ही प्रकार हैं। तो आज हम शुरू करते हैं रैक बोल्ट। तो मैं आपको फिगर में यहाँ पर एक रैक बोल्ट दिखा रहा हूँ। ये आपको याद करना है इसकी डायमेंशन, ये कैसा होता है रैक बोल्ट। जैसा आप फिगर में देख रहे हो, इसमें साइड में एक रैक बोल्ट बनाया हुआ है जिसका जो बेस है ये आयताकार हो सकता है या वर्गाकार भी हो सकता है। और आप सबसे ऊपर देख सकते हो टॉप पर एक नट लगा हुआ है। इसी प्रकार ये फाउंडेशन में लगाया जाता है। तो चारों बोल्टों की फाउंडेशन एक जैसी होती है। अब इनकी डायमेंशंस जो हैं आप देख सकते हो बराबर में दी है। 7.5D पूरी टोटल डिस्टेंस है ऊपर से नीचे तक रैक बोल्ट की। तो ये कहीं कहीं पर 8D भी होती है, 8.5D भी होती है। इसे आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो। तो ये फिगर आपको जैसी मैंने दिखाई है इसे आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है इस फिगर को। चलिए स्टार्ट कर देते हैं रैक बोल्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। सेंटर लाइन कैसी होती है? एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, और ये डार्क लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इसके बाद सबसे ऊपर क्या था, जैसा मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया था, सबसे ऊपर था नट। तो नट बनाना है सबसे पहले हमें, और नट बनाना मैंने आपको ऑलरेडी पहले लेक्चरों में बता दिया है, जो पहले लेक्चर लिए थे। नट की जो विड्थ होती है वो होती है 2D। यहाँ पर D हमने लिया है 20 mm। तो 2D यानी 40 हो जाएगा, यानी 40 mm की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 40 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको 4 भागों में बांट लेंगे, 4 भाग कर लेते हैं इसके। और अब इन 4 भागों में ऐसा अब हमें क्या लेना है, हाइट लेनी है नट की। तो नट की हाइट क्या हो जाएगी, D = H, यानी H = D। हाइट हो जाएगी इक्वल टू D के, यानी 20 mm की अब हमने हाइट ड्रॉ कर ली है। ये नट की हाइट मैंने ड्रॉ कर ली है। और यहाँ नीचे लाइन के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इस तरह से, और ये ऊपर की ओर दोनों साइडों को मिला दिया। अब जहाँ पर हमने 4 भागों में लाइन को बांटा था, 40 mm की लाइन थी, 4 भागों में बांटा था, यानी सेंटर लाइन के 20 mm एक साइड में, 20 mm एक साइड में। अब इसके बाद हम यहाँ रेडियस ले लेते हैं। रेडियस R = होती है 1.4 × D। 1.4 × D, 1.4 × 20, ये हो जाएगी 28 mm। अब 28 mm हमारी ये R की रेडियस आई है, मतलब। तो रेडियस को हम कहीं पर काट लेते हैं स्केल से, और फिर प्रकार लेते हैं। प्रकार में ये जो दूरी हमने काटी है 28 mm की, ये लेते हैं और यहाँ पर सबसे ऊपर पॉइंट पर रखेंगे सेंटर लाइन के। और हमने सेंटर लाइन पर ही सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ करना है। अब ये आर्क ड्रॉ करने के बाद हमने साइड में भी आर्क बनाने हैं। तो ये हम फ्री हैंड बना सकते हैं या कि मास्टर सर्किल से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर 30 डिग्री से, जैसा आपको पहले बताया था, से पॉइंट लेकर ये मैंने फ्री हैंड जो है यहाँ पर 2 आर्क बना दिए। अब ये मेरा नट कंप्लीट बन चुका है। सारा काम सबसे पहले मैंने लाइट किया था, अब मैं इसको डार्क कर देता हूँ। चलिए डार्क कर देते हैं। ये डार्क कर दिया क्योंकि हमारा नट जो था वो परफेक्ट बन चुका था, कोई एरर नहीं था। हमने इसको डार्क कर दिया। ये देखिए, हमें लग रहा है कि हमारा नट जो है वो परफेक्ट है, अच्छा लग रहा है। और समय समय पर ये चेक करते रहें कि आपका जो मिनी ड्राफ्टर है, इसका स्केल जो है ये एक्सिस लाइन से बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, सीध में होना चाहिए, या जो भी लाइन आपने ड्रॉ की है उसके सीध में होना चाहिए। ये मेरा मिनी ड्राफ्टर थोड़ा हिल गया है, तो मैं इसको पैरेललिटी को चेक कर लेता हूँ। ये ठीक है। अब हम इसके बाद हम अब क्या करते हैं, इसके बाद हम बनाएंगे अब नीचे। हमें याद है क्या था, नट से नीचे हमने देखा था वॉशर। तो वॉशर हमें बनाना है। तो वॉशर के लिए हमने डायमेंशन हमें पता है। तो वॉशर की जो
अगर हम सामने से देखेंगे तो हम बोलेंगे विड्थ उसको। तो वाशर की जो विड्थ होती है वो होती है 2D प्लस 3, 2D यानी 40 प्लस 3 43, तो यानी 21.5 एक साइड में, 21.5 एक साइड में, दोनों एक्सिस के यानी सेंटर लाइन के दोनों साइड में हमने 21.5 काट लेते हैं। ये 21.5 से 22 भी ले सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसकी विड्थ जो थिकनेस लेते हैं 1.12D। तो ये मैंने वाशर यहाँ पर बना दिया है। हाँ, ये वाशर बना दिया है। अब वाशर के बाद जो रैक बोल्ट था इसका थोड़ा सा जो है सिरा वो ऊपर की ओर निकला रहता है, तो हम वो भी इसके ऊपर बनाएंगे, क्योंकि जो रैक बोल्ट है यानी जब हम नट को टाइट करते हैं तो ऊपर थोड़ा सा बोल्ट का सिरा निकल जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमने रैक बोल्ट के ऊपर छोटा सा सिरा निकल जाता है वो दिखा सकते हैं ऊपर। इसके लिए हमने थोड़ा सा जो रैक बोल्ट यानी जो व्यास था उसका, उससे थोड़ा सा ऊपर निकाल दिया। ये आप 3 mm 4 mm निकाल सकते हैं ऊपर। और ये डायामीटर जो था नट का, उसके डायामीटर को हमने प्रकार में लिया और किसी एक पॉइंट पर रखकर ऊपर से ये साइड में जो आपके ऊपर जो सिरा निकाला है किसी एक पॉइंट पर रखकर और सेंटर लाइन पर सेंटर लेकर एक आर्क लगा दिया हमने। और इससे हमें क्या मिल जाता है, ये एक आर्क मिल जाता है, यानी जो बोल्ट था उसका आगे वाला सिरा जो कि गोलाकार होता है। अब हमने क्या करना है, अब इसके नीचे वॉशर के नीचे होता है मशीन का बेस। तो मशीन का बेस हमें बनाना है। तो मशीन का बेस बनाने के लिए वॉशर से थोड़ा नीचे से हमने एक लाइट लाइन ड्रॉ कर ली है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। ये फिगर में आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा नीचे की ओर टेपरेट दिया हुआ है। तो टेपरेट बनाने के लिए मैं 3-4 mm नीचे की ओर दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस काट रहा हूँ। तो दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस इसलिए काटते हैं ताकि अच्छा लगे, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है इसकी। आप इसको, मैं साइड में 40 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, आप 50 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो मैंने ये दोनों साइड में बराबर एक लाइट लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब इसमें वॉशर के नीचे थोड़ा सा मैंने ये टेपर दे दिया है, थोड़ा सा कर्व बना दिया है यहाँ पर। ये मशीन का बेस है, यानी जिस पर मशीन टिकी होती है। मशीन या कोई भी बड़ा भाग जो फाउंडेशन से जुड़ेगा मशीन का, तो इसकी विड्थ ये यहाँ पर बेस की मशीन के मैंने यहाँ पर D ली है। आप इसको हाफ D ले सकते हैं, D+5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो मैंने यहाँ पर D ली है। अब ये रैक बोल्ट का नीचे की ओर सिरा, अब ये रैक बोल्ट का जो नीचे सिरा होता है ये मशीन के बेस में होकर जाता है। तो मशीन का बेस थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसलिए 1 mm ये जो होल होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसे हम 1 mm ज़्यादा बना लेते हैं। थोड़ा सा 1 mm इसको हमने अधिक बना दिया है, क्योंकि जो मशीन का जो बेस होगा उसमें जब बोल्ट डाला जाएगा तो उसमें होल जो है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बढ़ा दे दिया। अब इसमें साइड्स में ये फाउंडेशन है, इसको हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये कटा हुआ भाग है, तो इसको हम सीधी लाइन नहीं बना के, और ये जो इसकी टोटल लंबाई है ये 7D से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रैक बोल्ट की जो लंबाई होगी वो 5.5D लेते हैं या 6D ले सकते हैं, तो इसलिए 7D से ज़्यादा होनी चाहिए ये जितना डायमीटर होता है। अब इसके बाद हम रैक बोल्ट का नीचे वाला भाग बनाते हैं। तो रैक बोल्ट का नीचे वाला भाग में यहाँ पर ये लगभग 6D के लगभग ले लेता हूँ, 6D या 5.5D तक आप
नीचे मार्क कर लीजिए। नीचे वाला सिरा वर्गाकार है, ये आयताकार भी हो सकता है, इसलिए हम इसको 2D लेंगे। तो ये 2D होता है, 2D यानी 40 mm, तो 20 mm एक साइड में सेंटर लाइन के, 20 mm एक साइड में। ये मैंने 5D यहाँ से 5.5D होती है पूरी, तो यहाँ पर 5D मैंने ये डिस्टेंस मार्क कर ली। और नीचे जो मैंने इसकी जो विड्थ ली थी 4D 2D 40 mm, वहाँ से ऊपर 5D तक जहाँ पर ये डिस्टेंस मार्क की है वहाँ तक मैंने ये टेपेड भाग को लाइट करके मिला दिया, लाइट लाइन ड्रॉ की। और ऐसे ही दूसरी साइड से लाइट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बोल्ट के डायमीटर से मिला देते हैं। नट से जो होकर आ रहा है बोल्ट, इसके डायमीटर से मिला दिया है। अब हमें क्या है, यहाँ पर शार्प एजेस स्लॉट बनाने हैं, तो ये हम फ्री हैंड बना लेते हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, ये 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सूटेबिलिटी, आपकी ड्राइंग में जितनी स्पेस हो उतना आप बना सकते हो, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि लगभग बराबर होने चाहिए। ऐसे ही दूसरी साइड बनाना है, तो मैं यहाँ पर स्केल का यूज़ करके पैरेललिटी मार्क कर लेता हूँ, पैरेलल लाइन, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ये मार्क कर लिया मैंने, ताकि जो बराबर में जो डिज़ाइन आए वो बिल्कुल इक्वल आए, जिससे ड्राइंग अच्छी लगे। अब ये साइड में भी इसी तरह से मार्क कर लेता हूँ, साइड में भी इसी तरह मार्क कर लिए। अब ये दोनों साइड में लगभग जो शार्प एजेस बन रही हैं वो लगभग बराबर बनेगी, एक जैसी बनेगी। अब इसके बाद इसके अराउंड हमने सल्फ़र की एक लेयर डालनी है, जैसे आप सीमेंट रोड़ी बजरपुर डालते हैं। तो हम इसको मजबूत करने के लिए बोल्ट के चारों ओर सल्फ़र की एक लेयर डालते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको हैचिंग कर देते हैं, इसकी हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग क्या होगी, डबल साइड हैचिंग होगी, तो इसको हम डबल साइड हैचिंग कर देते हैं। ये ऊपर से भी ले सकते हैं, आप हैचिंग स्टार्ट कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन हम ऊपर से क्या है, जो लाइन हम ड्रा होगी वो दिखेगी नहीं, इसलिए हम नीचे से करेंगे, नीचे से, ताकि हमें लाइन जहाँ पर हैचिंग कर रहे हैं वो हमें दिखते रहे। और इस प्रकार ये एक साइड में हम हैचिंग पूरी ऊपर तक कर लेते हैं, रैक बोल्ट के बाहर बराबर लाइन पर। और इसी प्रकार दूसरी साइड से 45 डिग्री पर क्रॉस हैचिंग हो जाएगी, दूसरी साइड से हैचिंग हो जाती है। और ये सल्फ़र को रिप्रेजेंट करता है कि हमने रैक बोल्ट के अराउंड जो है सल्फ़र फिलअप किया है। हाँ जी, ये क्या है, सल्फ़र है, सल्फ़र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइनें का जो स्पेस है वो लगभग इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक में 1 mm का, दूसरी 2 mm की, तीसरी 3 mm का स्पेस आ रहा है।
बिल्कुल इक्वल तो आप नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको निश्चित करना है कि ये स्पेस लगभग बराबर रहे ताकि देखने में अच्छा लगे। ये हमने फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया है, यानी कि ये काट के अंदर से हमें दिखाई देगा इस तरह से। तो ये यहाँ पर जो हैचिंग हुई है ये सल्फर को डिनोट कर रहा है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर साइड में कि ये सल्फर है, जिससे कि हम जो ड्राइंग चेक कर रहे हैं उसे बता दें कि हमने ये सल्फर की फीलिंग की है स्टड रैक बोल्ट के अराउंड। सल्फर मैं लिख रहा हूँ, सल्फर। अब इसके चारों ओर सीमेंट भर देते हैं, सीमेंट। ये सीमेंट इसके चारों ओर भर दिया, रोडी सीमेंट कंक्रीट सीमेंट भर दिया इसके चारों ओर, देख सकते हो आप। सीमेंट, रोडी, कंक्रीट। इस तरह से भर दीजिए। ये फाउंडेशन को और ज़्यादा मजबूत बना देता है ताकि जो मशीन इससे जुड़े वो हिले ना। अब हमने ऊपर जो मशीन का बेस है ये भी कटा हुआ दिखाना है, तो इसमें भी हमने हैचिंग कर देनी है 45 डिग्री पर। हैचिंग लाइट होगी और लाइन का स्पेस जो होगा लाइनों के बीच में वो लगभग बराबर होना चाहिए। सॉरी, ये स्पेस बराबर बराबर दूरी पर लाइन 45 डिग्री पर, लाइट लाइन, हल्की लाइन। क्योंकि ये जो मशीन का बेस हमने काट के दिखाया हुआ है तो इसलिए हमने इसकी हैचिंग की है। जहाँ पर भी हम काट कर दिखाएंगे किसी पीस को, किसी भाग को, तो वहाँ पर हम हैचिंग करेंगे, यानी कि ये उस मशीन को बीच से काट के दिखाया हुआ है। अब ये रैक बोल्ट फाउंडेशन तैयार हो जाती है और ये रैक बोल्ट का डायमीटर D है, जिसे कि मशीन के बेस में बने होल में से पास किया गया है। तो मशीन में जो होल होगा वो D+ होगा, तो यहाँ पर ये D+2 हो सकता है, D+4 भी ले सकते हैं। तो D+2 यानी 1 mm का मैंने यहाँ पर इसमें मार्जिन लिया है ताकि रैक बोल्ट आसानी से इसके अंदर फिट हो सके। अब हमारी ड्राइंग बन गई है, जो बन गई है उसको हम डार्क कर देंगे तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगी। इनकी डायमेंशंस हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायमेंशंस हैं वो दिखा सकते हैं। अब हम इसको जो हमारी डायमेंशंस हैं सबको डार्क कर देते हैं, जो लाइंस हमने एक्स्ट्रा खींच दी हैं उनको रफ कर दीजिए। डार्क कर दीजिए ताकि फिगर बहुत ज़्यादा सुंदर लगे और मार्क्स ज़्यादा मिले। ये डायमेंशन भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने
2.5D ली है। इससे नीचे वाली डायमेंशन भी है, हम यहाँ से मार्क कर देते हैं 5.5D। और ये डायमेंशन रैक बोल्ट की जो लेंथ ली है ये 5D ली है। जब आप फ्री हैंड बनाएंगे तो आपको डायमेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपने फ्री हैंड बनाते जाना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि रेशियो में होना चाहिए सारी चीज़। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा आपने ये रैक बोल्ट नीचे से बना दिया, प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। रैक बोल्ट को भी मैं डार्क कर रहा हूँ। रैक बोल्ट को भी डार्क कर दिया है और कोई डायमेंशन वॉशर को भी डार्क कर देते हैं। ये देखिए आप डार्क करने के बाद और सुंदर लगने लगता है। ये यहाँ पर मैंने सीधी लाइन नहीं खींची है क्योंकि ये हमने एक फाउंडेशन का साइड से कटा हुआ पोर्शन है जो आप कितना भी ले सकते हो। ये जो नीचे की विड्थ है 2D है, जैसा मैंने बताया था आपको। नीचे का जो बेस है ये स्क्वायर में है, 2D स्क्वायर है नीचे का।